हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने प्रेमचंद और उनके साहित्यिक जीवन से जुड़े कुछ बातों को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि प्रेमचंद का आरंभिक जीवन काल कैसा था। साथ ही उन्होंने अपना साहित्य रचना जब आरंभ किया था तो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे। मुंशी प्रेमचंद को कहानीकार, नाटककार, कथाकार आदि नामों से जाना जाता है। साथ ही इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। उनके कथा साहित्य में प्रेमचंद युग का समकालीन यथार्थ झलकता है। प्रेमचंद युग से पूर्व कथा साहित्य कल्पना लोक की चीज हुआ करती थी, जिसमें तिलस्मी, जासूसी, अयारी आदि की चमत्कारों से भरी दुनिया जीती जागती दिखाई देती थी, जिसमें फुटकर रूप में ही मध्यवर्गीय पात्रों का चित्रण आदर्शवादी ढंग से किया गया है। प्रेमचंद के कथा साहित्य में विचारधाराएं राष्ट्रीय चेतना, किसानों का जीवन, नारी जीवन, दलित चेतना, सांप्रदायिक सोच, घर परिवार, समाज आदि पूरे रौ के साथ उपस्थित होकर कथ्य की विविधता को दर्शाते हैं। सामान्य मानव किंतु बड़े कहानीकार प्रेमचंद की कहानियों में मध्य वर्ग के विभिन्न पहलुओं यथार्थ समाज परिवार के बीच नारी स्थिति, आर्थिक स्थिति, नैतिक दुर्बलता, अवसरवादिता, मूल्यों में गिरावट, चारित्रिक गिरावट, वैचारिक अस्थिरता आदि के अनगिनत चित्रण जो है हमें उनके साहित्य में देखने को मिलता है। ऐसा कोई सा विषय नहीं रहा जिसे उन्होंने अपने साहित्य में स्थान नहीं दिया। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो था वे 1880 में वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ। उनका बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु वे अपनी कहानियाँ उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से। गरीब परिवार में जन्म लेने तथा अल्प आयु में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनका बचपन जो था अत्यधिक कष्टमय रहा। वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे तथा कहानियों में कफन, पूस की रात, प्रेमचंद, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जैसे जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन किया और उसका प्रकाशन भी। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई आए और लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों में प्रेमचंद अपने साहित्यिक सृजन में लगे रहे। प्रेमचंद का अगर हम जीवन परिचय देखें तो इनका जो जन्म था वे 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे।
उनके वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 वर्ष के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब वे 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। इसके कारण आरंभिक जीवन उनका बहुत ही संघर्ष में रहा। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ और 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। वे सुशिक्षित महिला थीं जिन्होंने कुछ कहानियाँ और प्रेमचंद घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखा। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय, कमला देवी श्रीवास्तव आदि। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उनकी शिक्षा के संदर्भ में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि 1910 में अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किया। बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया और मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्यरत रहे। अब इनके साहित्यिक जीवन के देख लेते हैं एक बारी। तो प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था। आरंभ में वे, जैसा हमने पहले पढ़ा, कि वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उनका पहला जो कहानी संग्रह था वह सोजे वतन प्रकाशित हुआ और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जो हैं वे जब्त कर ली। इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन ना करने की चेतावनी दी गई और इसके कारण उन्होंने नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। उनका यह नाम जो था प्रेमचंद, वे उनके मित्र जो थे वे दया नारायण निगम ने रखा था। मतलब उन्होंने उनके सुझाव पे ही ये नाम रखा और इस नाम से उन्होंने हिंदी में अपनी जो है रचनाएं लिखना शुरू किया। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली जो कहानी थी, बड़े घर की बेटी, वे जमाना पत्रिका के दिसंबर में जो है प्रकाशित हुई। उस समय की प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती में पहली बार उनकी कहानी सौत नाम से प्रकाशित हुई और उनका पहला हिंदी उपन्यास जो था वे सेवा सदन प्रकाशित हुआ। इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद को उर्दू से हिंदी का कथाकार बना दिया। मतलब जब उन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ किया और उनका पहला उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ तो वे काफ़ी लोकप्रिय रहा, जिसके कारण उन्हें जो है उर्दू से सीधा हिंदी का कथाकार बना दिया। हालांकि उनकी लगभग सभी रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती रहीं। उन्होंने लगभग 300 से अधिक जो है और 1.5 दर्जन उपन्यास, कहानियां और उपन्यास लिखे। 1906 से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। जैसा कि हमने पढ़ा कि उनका जो साहित्य था उसमें समाज का विभिन्न जो थे पक्ष थे, उन्होंने कोई सा ऐसा विषय नहीं था जिसे अपने साहित्य में स्थान ना दिया हो। इसमें उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम, प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण
है। इसमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिक स्त्री, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी जो प्रमुख समस्याएं थी उनका उन्होंने अपने साहित्य में चित्रण किया। उनकी कुछ रचनाएं हैं जिसे हम देख लेते हैं। रचनाएं हैं। प्रेमचंद की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में प्रवृत्त हुई। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। प्रमुखता उनकी जो ख्याति कथाकार के तौर पर हुई और अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित हुए। उन्होंने उपन्यास, 300 से अधिक कहानियाँ, नाटक, अनुवाद, बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका पत्र आदि की रचना की। लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास और कहानियों से प्राप्त हुई वह अन्य विधाओं से प्राप्त ना हो सकी। यह स्थिति हिंदी और उर्दू भाषाओं दोनों में समान रूप से दिखाई देती है। उपन्यास देख लेते हैं। तो उपन्यास है, प्रेमचंद के उपन्यास न केवल हिंदी उपन्यास साहित्य में बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में मील के पत्थर हैं। प्रेमचंद कथा साहित्य में उन्होंने उपन्यास का आरंभ पहले होता है और प्रेमचंद मूल रूप से उर्दू के लेखक थे। उर्दू से हिंदी में आए थे, इसीलिए उनके सभी आरंभिक उपन्यास मूल रूप से उर्दू में लिखे गए और बाद में उनका हिंदी तर्जुमा किया गया और अनुवाद किया गया। उन्होंने सेवा सदन 1918 और उपन्यास से हिंदी उपन्यास की दुनिया में प्रवेश किया। यह मूल रूप से उन्होंने बजारे हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा, लेकिन इसका हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित कराया। सेवा सदन एक नारी के वेश्या बनने की कहानी है और डॉक्टर राम विलास शर्मा के अनुसार सेवा सदन में व्यक्त मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता है। इसके बाद किसान जीवन पर उनका जो पहला उपन्यास था वह प्रेमाश्रम 1921 में आया था और प्रेमाश्रम किसान जीवन पर लिखा हिंदी का संभवतः पहला उपन्यास है। ये अवध के किसान आंदोलनों के दौर में लिखा गया। इसके बाद रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932 से होता हुआ यह सफ़र गोदान 1936 तक पूर्णता को प्राप्त हुआ। कहानी, इनकी अधिकतर कहानियों में निम्न व मध्य वर्ग का चित्रण है। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की संपूर्ण हिंदी उर्दू कहानियों को प्रेमचंद कहानी रचनावली नाम से प्रकाशित कराया है। उनके अनुसार प्रेमचंद ने अपने जीवन में लगभग 300 से अधिक कहानियाँ तथा 18 से अधिक उपन्यास लिखे हैं। उनकी इन्हीं क्षमताओं के कारण इन्हें कलम का मजदूर कहा जाता है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोचे वतन, जिसे राष्ट्रीय विलाप आदि के नाम से भी जाना जाता है, वह जून 1918 में प्रकाशित हुआ और इसी संग्रह की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न को आमतौर पर उनकी पहली प्रकाशित कहानी जो है वह माना जाता है। डॉक्टर गोयनका के अनुसार कानपुर से निकलने वाली उर्दू मासिक पत्रिका जमाना के अप्रैल में प्रकाशित संसारिक प्रेम और देश प्रेम वास्तव में उनकी पहली प्रकाशित कहानी है, जिसे उर्दू में इसके दुनिया और हुब्बे वतन नाम से जो है रचना की गई थी। अनुवाद, प्रेमचंद एक सफल अनुवादक भी थे।
उन्होंने दूसरी भाषाओं के जिन लेखकों को पढ़ा और जिनसे प्रभावित हुए, उनकी कृतियों का अनुवाद भी किया। उन्होंने टोल्स्टॉय की कहानियाँ 1923, गाल्सवर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल 1930, चांदी की डिबिया 1931 और न्याय 1931 नाम से अनुवाद किया। उनका रतन नाथ सरसार के उर्दू उपन्यास फसाने आजाद का हिंदी अनुवाद आजाद कथा बहुत मशहूर हुआ। यानी जो प्रेमचंद जी थे वे न केवल उपन्यास, कहानी, नाटक आदि लिखा करते थे, बल्कि वे अनुवाद भी किया करते थे। उनकी विशेषताएं कुछ देख लेते हैं। तो BBC हिंदी में प्रकाशित विनोद वर्मा के साथ हुए एक साक्षात्कार रचना दृष्टि की प्रासंगिकता मन्नू भंडारी प्रेमचंद के विषय में बताती हैं कि साहित्य के प्रति और साहित्य के हर दृष्टि के प्रति, यानी चाहे वे राजनीति हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, सभी को उन्होंने जिस तरह अपनी रचनाओं में समेटा और खास करके एक आम आदमी को, एक किसान को, एक आम दलित वर्ग के लोगों को, वह अपने आप में एक उदाहरण था। साहित्य में दलित विमर्श की शुरुआत शायद प्रेमचंद की रचनाओं से ही हुई है। प्रेमचंद के बारे में हम उनकी विचारधारा को देख लेते हैं। तो प्रेमचंद साहित्य की वैचारिक यात्रा आदर्श से यथार्थ की ओर उन्मुख है। यानी जो प्रेमचंद हैं, उन्होंने जब लिखना आरंभ किया था, उनकी जो रचनाएं थी प्रारंभिक, वह एक आदर्शवाद पर आधारित थी। यानी जो उनके स्टार्टिंग की जो शुरू की जो कहानियाँ थीं, जैसे हम ले लेते हैं बूढ़ी काकी, तो इसमें जो उनके पात्र थे, स्टार्टिंग में वो उन पात्रों को उसी रूप में दिखाते हैं, बाद में हृदय परिवर्तन करके कहानियों में एक आदर्श की स्थापना करते हैं। बाद में फिर उन्होंने क्या किया कि जो उनकी जो कहानियाँ थी आदर्श से यथार्थ की ओर उन्मुख हो गई, जिसमें वे जो सामाजिक यथार्थ था उसको दिखाते हैं और हृदय परिवर्तन नहीं कराते हैं पात्रों का, बल्कि वे इस प्रश्न उठाए जाते हैं उसका निर्णय वे पाठकों पर छोड़ देते हैं। सेवा सदन के दौर में वे यथार्थवादी समस्याओं को चित्रित तो कर रहे थे, लेकिन उनका एक आदर्श समाधान भी निकाल रहे थे। और 1936 तक आते आते महाजनी सभ्यता जैसे गोदान और कफन जैसी जो रचनाएं हैं अधिक यथार्थपरक हो गई। आप उनकी रचनाओं को पढ़िएगा। यदि आप गोदान पढ़ते हैं या कफन पढ़ते हैं तो ये जो सामाजिक यथार्थ था ये इसमें साफ साफ झलकता है कि गोदान में महाजनी सभ्यता, कर आदि आपको दिखाई देगा, और साथ ही कफन में भी। किंतु उनमें समाधान जो था वह नहीं सुझाया गया। अपनी विचारधारा को प्रेमचंद ने आदर्शों उन्मुख यथार्थवादी कहा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि शुरू में जो उनकी कहानियाँ थी उसमें हृदय परिवर्तन करते थे और आदर्श की स्थापना करते थे। बाद की जो उनकी कहानियाँ थी उसमें वे यथार्थवाद मतलब यथार्थ को तो दिखाते थे, किंतु जो प्रश्न खड़े करते थे उनका निर्णय वे उसमें नहीं सुझाते थे, वे जो पाठक वर्ग हैं उनके ऊपर छोड़ देते थे। इसके साथ ही प्रेमचंद स्वाधीनता संग्राम के सबसे बड़े कथाकार हैं। इस अर्थ में उन्होंने राष्ट्रवादी भी कहा जा सकता है। प्रेमचंद मानवतावादी भी थे और मार्क्सवादी भी। प्रगतिवादी विचारधारा उन्हें प्रेमाश्रम के दौरान से ही आकर्षित कर रही थी। प्रेमचंद ने 1936 में उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन को सभापति के रूप में संबोधन किया था। उनका यही भाषण प्रगतिशील आंदोलन के घोषणा पत्र का आधार बना।
इस अर्थ में प्रेमचंद निश्चित रूप से हिंदी के पहले प्रगतिशील लेखक कहे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रेमचंद की विचारधारा को देखा कि उनकी विचारधारा कैसी थी। यहाँ हमने देखा कि वे गांधीवाद के भी मतलब समर्थक थे, प्रगतिशील भी थे, साथ ही जो प्रगतिवादी विचारधारा थे उससे भी आकर्षित थे वे। प्रेमचंद से संबंधित कुछ रचनाएं देख लेते हैं जिसे प्रेमचंद ने नहीं उनके संबंध में किसी दूसरे व्यक्तियों के द्वारा जो की गई हैं। प्रेमचंद की 3 जीवनियाँ जो हैं वे मिलती हैं। ये जो पुस्तकें हैं वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और ये पुस्तकें जो हैं वे प्रेमचंद के जीवन पर आधारित जो है इनकी रचना की गई है, जिन्हें जीवनी कहते हैं। प्रेमचंद घर में, ये पहला जीवनी है प्रेमचंद घर में। यह पुस्तक प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी द्वारा लिखी गई है, जिसमें उनके व्यक्तित्व के घरेलू पक्षों को उजागर किया गया है। प्रेमचंद के नाती प्रबोध कुमार ने इस पुस्तक को दोबारा संबोधित करके प्रकाशित कराया। दूसरी है प्रेमचंद कलम का सिपाही। तो प्रेमचंद के पुत्र जो अमृत राय थे, अमृत राय द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है और ये प्रेमचंद बृहद जीवनी है जिसे प्रमाणिक बनाने के लिए उन्होंने प्रेमचंद के पात्रों का बहुत उपयोग किया है। तीसरी जीवनी है कलम का मजदूर और इस कृति की भूमिका रामविलास शर्मा के अनुसार है कि 29 मई 1962 में लिखी गई ये पुस्तक है, किंतु उसका प्रकाशन बाद में किया गया था और मदन गोपाल द्वारा रचित ये जीवनी मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई थी, जिसका बाद में हिंदी रूपांतरण भी प्रकाशित हुआ। ये प्रेमचंद के परिवार के बाहर के व्यक्ति द्वारा रचित जीवनी है जो प्रेमचंद संबंधित तथ्यों का अधिक तटस्थ रूप से मूल्यांकन करती है। तो हमने जो 2 जीवनियाँ देखी थी वे पहली जीवनी प्रेमचंद की पत्नी के द्वारा लिखी गई थी और दूसरी जो थी वह उनके पुत्र के द्वारा लिखी गई थी, किंतु तीसरी जो जीवनी लिखी गई है वह किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, जिसमें अधिक तटस्थता जो है से मूल्यांकन किया गया है। आलोचनात्मक पुस्तकें देख लेते हैं। तो रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद और उनका युग में प्रेमचंद के जीवन तथा उनके साहित्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है। जैसे कि ऊपर बताया गया था कि रामविलास शर्मा जो है वो प्रेमचंद के संपूर्ण उनकी रचनाओं को जो है प्रेमचंद और उनके युग के नाम से जो प्रकाशित करते हैं। प्रेमचंद पर हुए नए अध्ययनों में कमल किशोर गोयनका और डॉक्टर धर्मवीर का नाम जो है वे उल्लेखनीय है। कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य 2 भाग वे प्रेमचंद विश्वकोश 2 भाग का संपादन भी किया है। यानी इन्होंने जो है प्रेमचंद विश्वकोश और प्रेमचंद का अपार्य साहित्य इनको 2 भागों में प्रकाशित कराया। डॉक्टर धर्मवीर ने दलित दृष्टि से प्रेमचंद साहित्य का मूल्यांकन करते हुए प्रेमचंद सामंत का मुंशी वे प्रेमचंद की नीली आंखें नाम से पुस्तकें जो हैं वे लिखी हैं। तो ये जो लेखक हैं इन्होंने प्रेमचंद की रचनाओं पर आधारित जो रचनाएं हैं उन्हीं के आधार पर जो है ये आलोचनात्मक रचनाएं लिखी गई हैं। भाषा शैली देख लेते हैं। प्रेमचंद की भाषा के 2 रूप हैं। एक रूप तो जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है और दूसरा रूप जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी भाषा का प्रयोग उन्होंने अपनी श्रेष्ठ कृतियों में किया है। ये भाषा अधिक सजीव, व्यवहारिक, प्रभावमयी है। यही भाषा प्रेमचंद जी की प्रतिनिधि भाषा है।
प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य की रचना जनसाधारण के लिए की। इसी कारण उन्होंने सरल, सजीव एवं सरस शैली में ही अपनी रचनाओं का सृजन किया। वे विश्व एवं भावों के अनुरूप शैली को प्रवर्तित करने में दक्ष थे। मतलब जैसी उनकी रचना होती थी, जैसे उनके पात्र होते थे, उनके भावों के अनुसार ही उनकी वो जो है अपनी शैली परिवर्तित करने में दक्ष थे। प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में निम्नलिखित शैलियों का प्रयोग किया है। यहाँ पे कुछ शैलियाँ हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। पहली है वर्णनात्मक शैली, दूसरी है विवेचनात्मक शैली, तीसरी है मनोवैज्ञानिक शैली, चौथी हास्य व्यंग्यात्मक शैली और पांचवी है भावनात्मक शैली। तो इन शैलियों में जो है प्रेमचंद जी ने अपनी रचना की है। तो वर्णनात्मक शैली जैसे किसी पात्र, वस्तु, घटना आदि का वर्णन करते समय इस शैली का प्रयोग किया गया है और नाटकीय सजीवता इसके द्वारा प्रयुक्त इस शैली की प्रमुख विशेषता है। विवेचनात्मक, प्रेमचंद जी ने अपने गंभीर विचारों को व्यक्त करने के लिए विवेचनात्मक शैली को अपनाया। इस शैली में संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग अधिक किया गया है। तीसरी है मनोवैज्ञानिक। इसमें प्रेमचंद जी मन के भावों तथा पात्रों के मन में उत्पन्न अंतर्द्वंद्वों को चित्रित करने के लिए इस शैली का जो है प्रयोग करते हैं। हमारी है फोर्थ शैली है हास्य व्यंग्यात्मक शैली। सामाजिक विषमताओं का चित्रण करते समय इस शैली का प्रभावपूर्ण प्रयोग किया गया है। जो पांचवी है भावनात्मक शैली, ये है काव्यात्मक एवं अलंकारिकता पर आधारित। इनकी इस शैली के अंतर्गत मानव जीवन से संबंधित विभिन्न भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। तो ये शैलियाँ हैं जो उनके रचनाओं में हमें देखने को मिलती हैं। इन्होंने इन शैलियों का प्रयोग किया है। तो मेरी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं और कुछ सुझाव हो तो वह भी ज़रूर दें। और यह मेरी पहली वीडियो है जिसे मैंने रिकॉर्ड किया है। मैं आशा करती हूँ कि इसमें जो गलतियाँ हुई हैं वह आगे आने वाली वीडियो में नहीं होंगी। धन्यवाद।